आज हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का चैप्टर 6 लाइसेंसेस परमिट्स एंड पासिस। सेक्शन 28 फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के क्या रूप होते हैं और कंडीशंस क्या क्या होती हैं लाइसेंस की। सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहते हैं। एवरी परमिट और पास इशूड और लाइसेंस ग्रांटेड, कोई भी परमिट या फिर पास अगर इशू किया जाता है या फिर कोई भी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है अंडर दिस एक्ट शैल बी इशूड और ग्रांटेड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। इसमें लिखा गया है कि जो फीस होगी उसकी पेमेंट के बाद ही वो ग्रांट या इशू किया जाएगा फॉर सच पीरियड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। वो जो पास या फिर लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होगा। जो रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस होंगी वो भी उसके सब्जेक्ट होंगी, मतलब वो भी उस पर लगाई जा सकती हैं। एंड शैल बी इन सच फॉर्म एंड कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो उस फॉर्म में होगा, मतलब उसका वो बेसिक स्ट्रक्चर होएगा और जो पर्टिकुलर्स जो चाहिए उसके लिए वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड होंगे, वो उसके अंदर होने ज़रूरी हैं। सबसेक्शन 2 द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 may require among other things licensee to lift for sale द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंट्री स्पिरिट और इंडियन मेड लिकर। इसमें लिखा गया है कि जो सब सेक्शन 1 के अंडर जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब थी उनके इंक्लूड करते हुए बाकी चीज़ों के अंदर एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि कुछ सर्टेन क्वांटिटी इंडियन लीकर बेचने की उन पे जो लाइसेंस है, जिनको लाइसेंस दिया गया है उनके ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है। और अगर वो उससे कम बेच पाते हैं इंडियन लीकर या फिर उससे कम क्वांटिटी में रखते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 पेनल्टी एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एट इन ऑन इन्फ्रैक्शन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी कंडीशन लेड डाउन इन सब सेक्शन 1। अगर कोई भी जो कंडीशन सब सेक्शन 1 के अंडर दी गई है उनका इन्फ्रैक्शन या फिर इन्फ्रिंजमेंट मतलब उनको तोड़ा जाता है तो उसके लिए पेनल्टी भी पहले से डिफाइंड होगी। प्रिस्क्राइब्ड रेट मतलब पहले से रेट प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ऑफ स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड इन सब सेक्शन 2 शैल बी लेविड ऑन एंड रिकवरेबल फ्रॉम लाइसेंसी। जो कंडीशन सब सेक्शन 1 में दी गई थी और सब सेक्शन 2 के अंडर स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड थी। एन्यूमरेटेड मतलब मेंशन करना किसी चीज़ को। शैल बी लेविएबल एंड रिकवरेबल फ्रॉम लाइसेंसी मतलब वो जो अगर पेनल्टी जो भी उनको पे करनी होगी लाइसेंसी से, जिनके पास लाइसेंस उनसे वो ली जा सकती है। सेक्शन 28 है पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा इन राइटिंग डायरेक्ट दैट मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टोरेज सेल परचेज यूज़ कलेक्शन कल्टीवेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न ऑर्डर के द्वारा कह सकती है कि ये जो सारे प्रोसेस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर किसी भी इंटॉक्सिकेंट के डी नेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन और हेम्प शैल बी अंडर सुपरविजन ऑफ एक्साइज स्टाफ एज एक्साइज कमिश्नर मेड डीम प्रॉपर टू अपॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटॉक्सिकेंट्स के जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर जो भी इनके जो प्रोसेस होते हैं बिजनेस करने के, या फिर जो ये डी नेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन मतलब अगर कोई स्पिरिट मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेंट प्रिपरेशन में और जो वो नेचुरल सोर्स से डिराइव किया गया है और अब वो वापस नेचर मतलब उस वो नेचर से डी नेचर हो गया है, मतलब अब वो वापस नेचर से मिलाया नहीं जा सकता, वो आर्टिफिशियल हो गया। या फिर हेम्प प्लांट जो हमने पहले डिस्कस करा था, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये सारे प्रोसेस और ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स को एक्साइज स्टाफ की सुपरविजन के अंडर लाया जा सकता है जैसा कि एक्साइज कमिश्नर को मतलब प्रॉपर लगता है। अगर एक्साइज कमिश्नर को ठीक लगता है कि एक्साइज स्टाफ के अंडर लाना ज़रूरी है तो वो ला सकते हैं। एंड दैट पर्सन मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टिंग ये सारे देख लेना कल्टिवेटिंग और द इंटॉक्सिकेंट और डी नेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन शैल पे टू द गवर्नमेंट टुवर्ड सुपरविजन चार्जेस एज लेवी एज मे बी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स बिहाफ। अगर इनके ऊपर कोई सुपरविजन करी जा रही है जो भी लाइसेंसी है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो वो जो लाइसेंसी है उनको जो
उसके मतलब जो सुपरविजन का जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी क्लास ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें लिख रखा है कि वो जो लेवी है उससे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को एग्जाम्प्ट भी कर सकती है। सेक्शन 29 पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंसी, इसमें लिख रखा है कि जो लाइसेंसी से सिक्योरिटी लेने की अथॉरिटी है उसके बारे में लिख रखा है। एनी अथॉरिटी ग्रांटिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, कोई भी अथॉरिटी जो लाइसेंस ग्रांट कर रही है इस एक्साइज एक्ट के अंडर, मे रिक्वायर द लाइसेंसी टू एग्जीक्यूट अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट, वो जो अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो चाहे तो लाइसेंसी से काउंटर पार्ट एग्रीमेंट करवा सकती है, मतलब उसके बदले में जो एग्रीमेंट होगा इन कन्फर्मिटी विद द टेन्योर ऑफ हिज लाइसेंस, और जो वो काउंटर पार्ट एग्रीमेंट होगा उसमें जो कन्फर्मिट मतलब उसमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये लाइसेंस वैलिड है, एंड टू गिव सच सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट किया गया उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो जो अथॉरिटी हैं वो कुछ सिक्योरिटी भी रखवा सकती हैं, और टू मेक सच डिपॉजिट और टू प्रोवाइड बोथ, या फिर वो कुछ ऐसे सर्टेन डिपॉजिट भी या तो सिक्योरिटी करवा सकते हैं या फिर वो कुछ डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर वो दोनों भी करवा सकते हैं जैसा अथॉरिटी को ठीक लगता है। सेक्शन 30 टेक्निकल डिफेक्ट्स इरेगुलरिटीज़ एंड ओमिशंस, सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहता है। नो लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम टू बी इनवैलिड, जो कोई भी लाइसेंस जो इस एक्ट के अंडर दिया गया ग्रांट किया गया है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा बाय रीजंस मियरली ऑन टेक्निकल डिफेक्ट, अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है उस लाइसेंस के ग्रांटिंग में तो उसको इस रीजन से इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और जो सेकंड और थर्ड है वो है इरेगुलरिटी और ओमिशन इन द लाइसेंस, मतलब अगर कुछ वो डिफरेंट टाइप का है लाइसेंस, इरेगुलरिटी है उसमें, वो जो मतलब जैसा रेगुलर जो भी प्रोसेस था उससे थोड़ा सा हटके है या फिर कुछ ओमिट कर दिया गया लाइसेंस में, मतलब वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, और इन एनी प्रोसीडिंग्स टेकन प्रायर टू ग्रांट देयर ऑफ, मतलब या फिर लाइसेंस में कुछ ओमिशन है या फिर जो प्रोसीडिंग्स लाइसेंस से पहले करनी होती हैं उनमें कुछ ओमिशन है तो भी उनको इनवैलिड नहीं बताया जा सकता। सब सेक्शन 2 द डिसीजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर एज टू व्हाट इज टेक्निकल डिफेक्ट इरेगुलरिटी एंड और ओमिशन शैल बी फाइनल, इसमें लिख रखा है कि जो एक्साइज कमिश्नर कह देंगे कि ये टेक्निकल डिफेक्ट या फिर इरेगुलरिटी या फिर ओमिशन के अंडर कंसीडर किया जाएगा वो उनका डिसीजन फाइनल होगा। सेक्शन 31 पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस, इसमें लिख रखा है कि लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कैसे कर सकते हैं। सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, इसमें लिख रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब करेंगी उनके अकॉर्डिंगली द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस परमिट और पास अंडर दिस एक्ट में कैंसिल और सस्पेंड इट, तो जो अथॉरिटी जो ग्रांट कर रही है लाइसेंस को वो स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब कर रही हैं स्टेट, उनके बेसिस पे लाइसेंस परमिट या फिर पास को कैंसिल या सस्पेंड करती है। अब ये फॉलोइंग पॉइंट्स में क्लोजेज में लिख रखा है कि किस किस टाइप से वो या फिर किन किन रीजंस पे वो कैंसिल कर दिया सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं। क्लोज ए इफ़ एनी ड्यूटी और फी पेएबल बाय होल्डर देयर ऑफ बी नॉट ड्यूली पेड, मतलब अगर जो लाइसेंसी है उसने कुछ ड्यूटी या फिर फीस पे करनी थी स्टेट गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को और वो उनने पे नहीं की तो वो कैंसिल या सस्पेंड करे जा सकते हैं। क्लोज बी इन द इवेंट ऑफ एनी ब्रीच बाय द होल्डर देयर ऑफ और बाय एनी ऑफ हिज सर्वेंट्स, मतलब अगर जो होल्डर हैं या फिर उनका जो कोई सर्वेंट है या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड परमिशन से, जो होल्डर हैं उनकी परमिशन से, तो और अगर वो कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे जो उनका एग्रीमेंट था वो ब्रीच हो जाता है या फिर एग्रीमेंट या फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एग्रीमेंट नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कोई ब्रीच हो जाती हैं तो भी उनका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जा सकता है। क्लोज सी इफ़ द होल्डर देयर ऑफ और एनी ऑफ हिज सर्वेंट और एनी वन एक्टिंग, वही बात है कि अगर होल्डर या फिर उनका कोई सर्वेंट या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक्ट करे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली is convicted of any offence under this act or any other law for time being in force relating to revenue, इसमें लिख रखा है कि अगर इनमें से कोई होल्डर सर्वेंट या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है और वो किसी ऑफेंस के अंडर कन्विक्ट किए कर दिए जाते हैं इस
एक्ट के किसी भी ऑफेंस के अंडर या फिर कोई भी रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड जो भी एक्ट उस टाइम पे चल रहा था, और ऑफ एनी ऑफेंस अंडर डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 या फिर इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट 1889 और अंडर एनी सेक्शन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन पिनल कोड सेक्शन 3 ऑफ दैट एक्ट। मतलब या तो ये डेंजरस ड्रग एक्ट के अंडर या फिर इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स 1889 के अंडर या फिर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 3 के अंडर अगर वो कन्विक्ट कर दिए जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जा सकता है। क्लॉज डी में लिख रखा है, अगर इफ़ द होल्डर देयर ऑफ इज कन्विक्टेड ऑफ एनी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर जो होल्डर हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के कन्विक्ट हो जाते हैं तो अभी उनका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जा सकता है। क्लोज ई, इफ द होल्डर देयर ऑफ इज पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लोज 8 ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सी कस्टम्स एक्ट 1878। इसमें लिख रखा है कि होल्डर अगर पनिश कर दिया जाता है किसी भी ऑफेंस का जो सी कस्टम्स एक्ट 1878 के क्लोज 8 के सेक्शन 167 में दिया गया है, और क्लोज एफ में लिख रखा है वेयर ए लाइसेंस परमिट और पास बीन ग्रांटेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18 ऑन द रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ सच लीजी। इसमें लिख रखा है क्लोज एफ को समझने के लिए पहले अपने को लीजी और लीजर का मतलब पता होना ज़रूरी है। लीजी होता है जिसको ज़मीन ठेके पे दी जाती है, और लीजर होता है जिसकी ज़मीन ठेके पे दी जाती है, मतलब जो ज़मीन ठेके पे देता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर लाइसेंस परमिट पास हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ होल्डर, अगर कोई लाइसेंस परमिट या पास ग्रांट किया गया है होल्डर की एप्लीकेशन पे ऑफ एनी लीज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 18, मतलब कोई भी सेक्शन 18 के अंडर अगर कोई भी ज़मीन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे मतलब ठेके पे दी गई है, तो अगर वो जो लीजी हैं वो ज़रूरी समझते हैं, ज़रूरत समझते हैं इसकी कि भाई मैं तो अपनी विड्रॉ करना चाहता हूँ लीज़, तो वो राइटिंग में एक रिक्विजिशन मतलब राइटिंग में उसकी आवश्यकता बता के वो लीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। क्लोज जी में लिखा गया, इफ़ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस परमिट और पास प्रोवाइड फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल। इसका मतलब ये है कि अगर जो लाइसेंस परमिट या पास दिया गया था उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया था कि भाई जब आपका मन चाहे तो आप कैंसिल या सस्पेंड इसको करवा सकते हो, तो जो लीजी है वो जब चाहे वो अपना कैंसिल या सस्पेंड करवा सकते हैं। सब सेक्शन 1A, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर कैंसिलिंग और सस्पेंडिंग अ लाइसेंस परमिट और पास अंडर सब सेक्शन 1, इसमें लिखा गया है कि कोई भी लाइसेंस के परमिट को कैंसिल या सस्पेंड करने से पहले जो सब सेक्शन 1 के अंडर दिया गया था, द अथॉरिटी अफोरसेड शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग फॉर द रीजन फॉर द प्रपोज्ड एक्शन। जो अथॉरिटी ये कैंसिल या सस्पेंड कर रही है उनको रिटर्न में ये रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कैंसिल या सस्पेंड उनका लाइसेंस क्यों कर रही है। फर्निश टू द होल्डर देयर ऑफ अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द सेम, जो वो रीज़न लिखेंगे वो उनने जो होल्डर थे उनको देनी पड़ेगी स्टेटमेंट कि भाई उनने उनका कैंसिल या सस्पेंड क्यों करा लाइसेंस। एंड अफोर्ड हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो जो उनका व्यू पॉइंट है, जो होल्डर का व्यू पॉइंट है वो भी उनको रखने की एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। सब सेक्शन 2 कहता है, वेयर लाइसेंस परमिट और पास हेल्ड बाय एनी पर्सन इज कैंसल्ड अंडर क्लोज A, B, C, E ऑफ सब सेक्शन 1, अगर कोई भी लाइसेंस परमिट या फिर पास किसी भी पर्सन का कैंसिल कर दिया जाता है क्लोज A, B, C या फिर E के अंडर जो सब सेक्शन 1 में दिए गए थे, द अथॉरिटी अफोरसेड may cancel any other license permit pass granted to such person under this act। तो अगर उस पर्सन का वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है इन क्लोजेस के अंडर, तो अथॉरिटी के पास ये पूरी पावर है कि वो उस पर्सन का कोई और लाइसेंस परमिट या पास भी कैंसिल कर सकती है जो इस एक्ट के अंडर दिया गया था, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू और ओपीएम एक्ट। मतलब कोई भी लाइसेंस जो इस एक्ट के अंडर था या फिर किसी भी एक्साइज रेवेन्यू से रिलेटेड जो किसी भी लॉ के अंडर था या फिर ओपीएम एक्ट 1878 के अंडर था, तो वो भी अथॉरिटी उसको कैंसिल कर सकती हैं। सब सेक्शन 3 कहता है, द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस परमिट और पास शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कंपेंसेशन फॉर इट्स कैंसिलेशन और सस्पेंशन।
इसमें लिखा गया है कि जो होल्डर है लाइसेंस परमिट या फिर पास के, उनको कोई भी कंपनसेशन मतलब मुआवजा नहीं दिया जाएगा उनकी कैंसिलेशन या सस्पेंड जो उनका लाइसेंस कर दिया गया है उसके बदले में, नॉर टू द रिफंड ऑफ एनी फ़ी और डिपॉजिट मेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, और ना ही उनकी कोई फीस वापस दी जाएगी और ना ही उनका कोई डिपॉजिट वापस दिया जाएगा। सब सेक्शन 4, वेयर लाइसेंस इज कैंसिल्ड और सस्पेंडेड अंडर क्लोज ए बी सी ई ऑफ सेक्शन 1 Clause A, the fee payable for the balance of the period for which such license would have been current but for such cancellation or suspension may be covered from ex licensee as excise revenue। इसमें लिख रहा है कि जो भी फ़ी पेबल थी, जो पीरियड था उनको लाइसेंस पे दिया जाना था लेकिन अब वो कैंसिल या सस्पेंड कर दिया गया है, तो जो उस टाइम पीरियड की फ़ीस जो स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी को कलेक्ट करने की, मतलब जो उनकी अथॉरिटी थी एक कलेक्ट करने की, वो जो एक्स लाइसेंसी है मतलब जिनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया कैंसिल कर दिया गया, वो उनसे ले सकती है एज एक्साइज रेवेन्यू। क्लोज बी कहता है द कलेक्टर में टेक द ग्रांट अंडर मैनेजमेंट और रीसेल इट एट द रिस्क एंड लॉस ऑफ द एक्साइज लाइसेंस एक्स लाइसेंसी। इसमें लिखा गया है कि जो कलेक्टर हैं वो उस लीज को अपनी मैनेजमेंट के अंडर ले सकते हैं, मतलब वो खुद उसके केयर टेकर बन सकते हैं या फिर उसको वो फिर से बेच सकते हैं एट द रिस्क एंड लॉस ऑफ एक्स लाइसेंसी, मतलब अगर कोई उसमें घाटा होगा तो वो एक्स लाइसेंसी को पे करना पड़ेगा। बट एनी प्रॉफिट रियलाइज फॉर बाय सच मैनेजमेंट और रीसेल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड अंडर क्लोज ए फॉर सच पीरियड शैल बी पेड टू एक्स लाइसेंसी। तो इसमें लिखा गया है कि अगर रीसेल में रिस्क या फिर घाटा है जो लाइसेंस एक्स लाइसेंसी थे उनका, तो अगर बाई चांस उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो जो उस प्रॉफिट की अमाउंट होएगी वो भी एक्स लाइसेंसी को पे करने के लिए अथॉरिटी लायबल है। सेक्शन 32, पावर टू विड्रॉ लाइसेंसेज। वेन एवर द अथॉरिटी विच ग्रांटेड एनी लाइसेंस, जब भी कोई अथॉरिटी जिसने कोई लाइसेंस ग्रांट किया था इस एक्ट के अंडर ये कंसीडर करती है कि सच लाइसेंस शुड बी विड्रॉन, जो लाइसेंस दिया गया था उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए फॉर एनी कोज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31। जो भी कोज है वो सेक्शन 31 के अंडर डिफाइन नहीं है, मतलब सेक्शन 31 के अंडर जो डिफाइंड है कोज उनसे अलग कोई कोज हो, इट शैल रेमिट अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फीस पेएबल। तो इसमें लिखा गया है कि जो अथॉरिटी अगर सेक्शन 31 से अंडर किसी भी कोज से उनका लाइसेंस अगर कैंसिल या सस्पेंड कर देती है तो जो फीस लाइसेंसी ने दी थी वो फीस उनको वापस दे दी जाएगी इन रिस्पेक्ट देयरऑफ फॉर 15 days एंड मे विड्रॉ द लाइसेंस ईदर on expiration of 15 days notice in writing of its intention so to do। मतलब 15 दिन जो नोटिस दे दिया गया था उसके 15 दिन के बाद वो लिखित में उनकी जो इंटेंशन थी कि उनने कैंसिल या सस्पेंड क्यों किया वो दे के उनसे लाइसेंस विड्रॉ कर सकते हैं। और फोर्थ विदाउट नोटिस, तुरंत भी वो कर सकते हैं नोटिस दिए के बिना, मतलब बिना नोटिस दिए भी वो तुरंत उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है इफ़ एनी लाइसेंस बी विड्रॉन अंडर क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1, जो अगर कोई भी लाइसेंस विड्रॉ कर लिया गया है क्लोज बी जो सब सेक्शन 1 था उसके अंडर, द अफोरसेड अथॉरिटी शैल इन एडिशन टू रिमिटिंग सच सम एज अफोरसेड पे टू द लाइसेंसी। जो अथॉरिटी थी उनको जो सम रेमिट, मतलब रेमिट तो करना ही पड़ेगा, उनकी जो फीस थी वो तो उनको वापस देनी पड़ेगी जो पहले लाइसेंस थे उनको, और उसके साथ साथ अगर कोई और मुआवजा जो एक्साइज कमिश्नर कहते हैं कि ये देना पड़ेगा तो वो भी उन अथॉरिटीज़ को एक्स लाइसेंसी को वापस देना पड़ेगा। सब सेक्शन 3, व्हेन अ लाइसेंस इज विड्रॉन अंडर सब सेक्शन 1, अगर कोई भी लाइसेंस विड्रॉ किया जाता है सब सेक्शन 1 के अंडर, एनी फी पेड इन एडवांस टू डिपॉजिट, अगर कोई भी फीस दी गई थी एडवांस में टू डिपॉजिट मेड बाय लाइसेंसी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ शैल बी रिफंडेड टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट इफ़ एनी ड्यू टू द गवर्नमेंट। तो जो भी अमाउंट लाइसेंसी ने दी थी एज ए डिपॉजिट, जो भी लाइसेंसी ने जो फ़ी पे करी थी
वो उनको वापस कर दी जाएगी, और वो जो वापस कर दी जाएगी वो अगर उनका कोई ड्यू बनता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो ड्यू काट के उनको जो उनका सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बचेगी उनको वापस दे दी जाएगी। सेक्शन 33 सरेंडर ऑफ लाइसेंसेज। सब सेक्शन 1 एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी लाइसेंसी जिसको लाइसेंस दिया गया इस एक्ट के अंडर टू सेल एन इंटॉक्सिकेंट में सरेंडर इज लाइसेंस ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 1 month's notice in writing given by him to collector। कोई भी लाइसेंसी जो अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हैं वो सरेंडर कर सकते हैं 1 महीने के नोटिस, मतलब अगर उन्होंने नोटिस दे दिया कलेक्टर को लिखित में, उसके 1 महीने के एक्सपायरेशन मतलब 1 महीने के बाद वो अपना लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। और उस नोटिस में उन्हें इंटेंशन लिखनी पड़ेगी कि वो क्यों सरेंडर करना चाहते हैं, एंड ऑन पेमेंट ऑफ फी पेबल फॉर लाइसेंस फॉर रिमाइंडर ऑफ पीरियड। और उसके साथ साथ नोटिस के साथ साथ जो भी फीस उस पीरियड की उनको देनी थी आगे वो भी उनको साथ ही साथ देनी पड़ेगी, फॉर विच इट वुड हैव बीन करंट पुट फॉर सच सरेंडर। हाँ, ये मतलब वही बात है कि सारे पीरियड की जिसके लिए उनको लाइसेंस दिया गया था उसकी सारी फीस पे करके सरेंडर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर सरेंडिंग अ लाइसेंस ही मे रेमिट टू द होल्डर देयर ऑफ द सम सो पेबल ऑन सरेंडर और एनी पोर्शन देयर ऑफ। अगर एक्साइज कमिश्नर ये इस बात से संतुष्ट हैं कि इनका जो सरेंडरिंग का रीज़न है वो काफ़ी उचित है तो वो चाहें तो वो जो उनकी फ़ीस जो बची हुई थी वो उनको वापस दे सकते हैं, मतलब कि भाई और फीस आगे की आपको नहीं देनी पड़ेगी, या फिर उसका कुछ पोर्शन भी उनको वापस दे सकते हैं। सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 18। इसमें ये कह रहा है कि सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा किसी भी लाइसेंसी जिसको लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया था सेक्शन 18 के अंडर। एक्सप्लेनेशन द वर्ड्स होल्डर्स ऑफ लाइसेंस as used in this section include a person whose tender or bid for license has been accepted। होल्डर्स ऑफ लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन जिसका टेंडर या फिर जो उनने बिड लगाई थी, जो भी वो अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए तैयार थे लाइसेंस को पाने के लिए, वो जो उनकी बिड या टेंडर था उनको उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है। ऑल्दो ही मे नॉट एक्चुअली हैव रिसीव्ड द लाइसेंस, मतलब उनका जो टेंडर या बिड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, चाहे उनको अभी लाइसेंस मिला हो या ना मिला हो तो अभी वो होल्डर्स ऑफ लाइसेंस के अंडर कंसीडर किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 ही करेंगे, कल हम चैप्टर 7 और 8 मतलब कल इस चैप्टर को इस एक्ट को टोटल कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।